ओके, क्लास शेयरिंग हो रही है, अटेंडेंस हो गई, व्हाट्सएप ग्रुप का हो गया, एंड देन लेक्चर्स का भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज लेगेसी सॉफ्टवेयर। लेगेसी सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? लेगेसी सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर जो थ्रू आउट बहुत लास्ट पास्ट ईयर से जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो रहे हो, ठीक है, और जो है उसको हम कंटिन्यूअसली मॉडिफाई करके चेंजेस कर रहे हो अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट, यानी कि बिजनेस में जो नई रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं उन नई न्यू रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे हम उस प्रीवियस लेगेसी सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हो। ठीक है, जैसे जैसे टाइम आपके पास गुजरता चला जाता है लेगेसी सॉफ्टवेयर जो है वो थ्रू आउट इवॉल्व होने चाहिए फॉर वन ऑफ मोर ऑफ द फॉलोइंग रीजंस क्या है उनको इवॉल्व करने के? The software must be adopted to meet the needs of new computing environments or technologies. जो आपका previous software है, you have to modify it, you have to evolve it throughout the upon the requirements of customers and क्लाइंट्स, और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एनवायरनमेंट की जो टेक्नोलॉजी की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करने के लिए यू शुड इवॉल्व योर प्रीवियस सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर मस्ट बी इनहेंस टू इम्प्लीमेंट न्यू बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। आप अपने सॉफ्टवेयर को इनहेंस करें, चेंज करें, अपग्रेड करें ताकि आप न्यू बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। सो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आपके पास ये हैं कि बिजनेस में आगे जो है वो मूव करने के लिए और ज्यादा सक्सेस अचीव करने के लिए आप किस तरीके से या करंट सिनेरियो में अपनी पोजीशन को सस्टेन करने के लिए आप किस तरीके से नई बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं। जैसे अब अगर हम देखें इस करंट सिनेरियो में तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस रिक्वायरमेंट अगर हम किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की देखें तो वो क्या है? दे शुड हैव देयर एलएमएस, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए किस तरीके से थ्रू आउट वो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट के लिए एलएमएस का होना जरूरी है। ठीक है, सो ये एक बिजनेस रिक्वायरमेंट है जो किसी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने इम्प्लीमेंट किया और वो बाकी सबके लिए एक बिजनेस रिक्वायरमेंट बन गई कि बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी एलएमएस जो है उस पर काम करें और हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। सो मार्केट में अपनी पोजीशन को सेम रखने के लिए भी आप बहुत सारी चीजों को फॉलो कर रहे होते हैं। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट इज दैट कि उस बिजनेस में या उस मार्केट में काम करने के लिए या अपनी पोजीशन को सस्टेन करने के लिए आप कोई नई रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो। The software must be extended to make it interoperable with other more modern systems or databases. पुराने सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप उसको एक्सटेंड करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तभी वो कैपेबल होगा अदर सॉफ्टवेयर और जो आपके पास जो मॉडर्न सिस्टम्स हैं और जो डेटाबेस है उनके साथ आप इंटीग्रेशन करना आसान होगा। अगर कोई प्रीवियस सॉफ्टवेयर होगा जिसको आप मॉडिफाई नहीं करेंगे तो इंटीग्रेशन भी नहीं हो सकेगी। सो लेगेसी सॉफ्टवेयर बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो बहुत टाइम से किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, लेकिन आप उन सॉफ्टवेयर को डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते, बायपास भी नहीं कर सकते। इसीलिए आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप उसी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, मॉडिफाई करें ताकि आपकी जो न्यू अपकमिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं दैट शुड बी completed. The software must be re-architected to make it viable within a network development environment. तो networking वगैरह भी आप ऐड कर सकें, मीन्स प्रीवियस सॉफ्टवेयर को आप इतना ज़्यादा जो है वो मॉडिफाई कर दें, इतना ज़्यादा अपडेट कर दें कि जो न्यू अपकमिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी बेसिस पे भी आप क्या कर सकें, उस पुराने सॉफ्टवेयर को वर्क करवा सकें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब एप्स। वेब ऐप क्या होती हैं आपके पास और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? Network intensiveness, concurrency, unpredictable load, performance, availability, data-driven, content-sensitive, continuous evolution, immediacy, security and aesthetic। जो हम वेब ऐप की बात कर रहे हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? दैट शुड बी नेटवर्क इंटेंसिवनेस, ठीक है, नेटवर्क पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। देन आपके पास कंकरेंसी होनी चाहिए,
मतलब आप कहीं एक जगह चेंज कर रहे हैं, सो वो जो उस वेब ऐप के जितने भी इंटरफेसेस हैं वो उन सब में क्या होनी चाहिए, अपडेट वैल्यू आपके पास भी होनी चाहिए। अनप्रेडिक्टेबल लोड, अनप्रेडिक्टेबल अगर लोड आ जाता है किसी भी एक वेब ऐप पे, अचानक से एकदम से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है, तो वो उसको कैसे कंट्रोल कर रही है, कैसे मैनेज कर रही है और कोलैप्स ना हो। परफॉर्मेंस, अगेन परफॉर्मेंस सेम रहनी चाहिए, जब आपके पास 10 यूजर्स हो, 500 यूजर्स हो, 1000 और 10,000 यूजर्स हो। अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, 24/7 अवेलेबल होनी चाहिए, डाटा ड्रिवन होनी चाहिए, कंटेंट सेंसिटिव होनी चाहिए, ठीक है, कौन सा कंटेंट किस तरीके से व्यू करवाना है, कंटिन्यूस एवोल्यूशन थ्रू आउट आप इवॉल्व कर सकें, इमीडिएसी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, फॉरन रिस्पॉन्ड करे, इमीडिएट रिस्पॉन्ड होना चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए, एंड एस्थेटिक, एस्थेटिक मींस लुक एंड फील उसका क्या होना चाहिए, लुक एंड फील जो है वो अपीलिंग होना चाहिए ताकि आप इजीली उसको यूज कर सकें। So these are some of the characteristics of web applications. लेगेसी सॉफ्टवेयर हमने देख लिया, चेंजिंग नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर देख लिया, गुड सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस कर ली। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? जी क्लास पर क्वेरीज हैं, चैट सेक्शन में। ओके, डाटा ड्रिवन मींस ये आपके पास मीनिंगफुल डाटा, जो डाटा जो है यहाँ पे हम वेब ऐप में कंसीडर कर रहे हैं कि जो आपके पास मैट्रिसेस वगैरह यूज हो रहे हैं। मैट्रिसेस क्या होते हैं? कुछ भी मेजरमेंट टूल जिसकी बेसिस पे आप मेजरमेंट कर सकें, आप एफिशिएंसी मेजर कर सकें, आप रिलायबिलिटी मेजर कर सकें, इसके डिफरेंट मैट्रिसेस। सो ये मैट्रिसेस क्या होते हैं? ये आपके डाटा ड्रिवन होते हैं। डाटा ड्रिवन मींस इस आपका डाटा शुड बी मीनिंगफुल और फैक्ट बेस्ड डाटा, और आपका डाटा ड्रिवन मींस आपका डाटा ड्राइव हो रहा हो और आप उस डाटा की बेसिस पे ही मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें। ओके, फर्दर कोई क्वेश्चन है? ओके, so we are going to start the new lecture. क्या शेयरिंग हो रही है आपके पास? लेक्चर लेक्चर 2 भी हो रहा है?
ओके ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे स्कोप ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्ड कब क्वाइन हुआ, क्यों इसकी नीड हुई, और फिर उसके बाद इसके डिफरेंट फेजेस हम डिस्कस करेंगे। इन 1967 नेटो ग्रुप ने जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्ड जो है वो यूज किया था कि हम किस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1968 में, और NATO सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस concurred that software production should be an engineering like activity। वहाँ पे क्या चीज ड्राइव हुई थी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो सॉफ्टवेयर जो हम डिजाइन कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं यूजर की रिक्वायरमेंट की बेसिस पे, उसको डिजाइन करने का जो मैकेनिज्म है दैट शुड बी इंजीनियरिंग लाइक एक्टिविटी। तो सॉफ्टवेयर को भी हम इंजीनियर करें, ठीक है, यूजिंग फिलोसफीज एंड पैराडाइम्स ऑफ एस्टैब्लिश्ड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स टू सॉल्व सॉफ्टवेयर क्राइसिस। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे थे, तभी उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे पास एक ऐसा डिसिप्लिन हो, एक ऐसा प्रिंसिपल हो जिसको फॉलो करते हुए हम सॉफ्टवेयर क्राइसिस को ओवरकम कर सकें। अब सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या है? सॉफ्टवेयर क्राइसिस का मतलब फेलियर नहीं है। सॉफ्टवेयर क्राइसिस का मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, एट द एंड वो विद इन टाइम, विद इन बजट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव नहीं कर पा रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे ओवरकम करें कि जब कोई भी हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करें तो उसको डिजाइन करने के लिए हमारे पास कोई एक पैराडाइम होनी चाहिए या कोई एक प्रोसेस होना चाहिए जिसको हम फॉलो करें। तो वहां से फिर आपके पास क्या चीज डिजाइन होगी कि हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म जो है वो हम यूज करते हैं कि सॉफ्टवेयर को भी हम इंजीनियर करें। और इंजीनियरिंग करने के लिए हमारे पास डिफरेंट जो है वो हमारे पास फेजेस आए कि किस फेजेस के थ्रू एक सॉफ्टवेयर जो है वो डिजाइन होना चाहिए, और हर फेजेस के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको फॉलो करना मैंडेटरी है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्सेस कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है? कंप्यूटर साइंस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? is to produce software some good and some bad। तो जो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मुझे सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करना है। वो गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है, मीन्स जरूरी नहीं कि उसमें 100% आप, कंप्यूटर साइंटिस्ट कभी भी ये नहीं देखेगा कि एफिशिएंट है या नहीं है, बस उसने प्रोड्यूस करना है सॉफ्टवेयर। जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंटरेस्ट क्या होगा? वो टेक्निक हम यूज करते हुए दैट मेक्स साउंड इकोनॉमिक सेंस, हम इस वो टेक्निक्स यूज करें जो कि इकोनॉमिकली हमें जो है वो हेल्प आउट कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिए? अ कोडिंग टेक्निक दैट कैन एग्जीक्यूट वेरी एफिशिएंटली। ठीक है, एक कोडिंग टेक्निक है जो कि बहुत एफिशिएंट वर्क करेगी बट विद हायर मेंटेनेंस कॉस्ट, जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हायर है। मींस अगर हमने उसमें कुछ चेंजेस करने हो, कोई नई चीज ऐड ऑन करनी हो या कुछ इशू आ रहा हो तो अपडेट करना हो, तो जो चेंजेस हैं उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होगी, मे नॉट बी अ गुड चॉइस सिंस मेंटेनेंस ऑक्युपाइज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द होल लाइफ साइकिल। ये किसका पर्सपेक्टिव होगा? अगर एक यही एग्जाम्पल अगर हम एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दें, सो कंप्यूटर साइंटिस्ट इसको ऑप्ट कर देगा कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ठीक है बस मेरा टास्क कंप्लीट हो जाए। अब उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो कॉस्ट बेयर करनी है वो कंप्यूटर साइंटिस्ट का टास्क नहीं है, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हर एस्पेक्ट से जो है वो सॉफ्टवेयर को जब डिजाइन कर रहा होता है तो वो सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट्स को भी माइंड में रखता है, बजट को भी माइंड में रखता है, टाइम को भी माइंड में रखता है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को माइंड में रख के वो सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहा होता है। सो अगर यही वाली एग्जांपल या यही वाली अप्रोच सॉफ्टवेयर इंजीनियर के उस पे होगी तो वो कभी भी इसको ऑप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो कोडिंग टेक्निक है उसकी एफिशिएंसी तो बहुत ज्यादा है बट उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा हाई है। और ही नोज कि ओवरऑल जो लाइफ साइकिल होती है आपके सॉफ्टवेयर में उसमें मेंटेनेंस की जो है ऑलरेडी जो है वो टाइम बहुत ज्यादा होता है, तो जब मेंटेनेंस बहुत ज्यादा कॉस्ट लेगा तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर कभी भी ऐसी जिसको ऑफ नहीं करेगा। स्कोप ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस एस्पेक्ट्स। अच्छा, जब हम मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं सो मेंटेनेंस इज द लास्ट फेज ऑफ एनी सॉफ्टवेयर
और जो कि ऑनगोइंग फेज है। हम कह रहे हैं मेंटेनेंस फेज सॉफ्टवेयर का कभी खत्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि हम पहले ही डिटरमाइन कर चुके हैं कि सॉफ्टवेयर की नेचर क्या है। सॉफ्टवेयर की नेचर एक फ्लेक्सिबल नेचर है, ठीक है। तो हम मेंटेनेंस को क्या कह रहे हैं, ऑनगोइंग एक्टिविटी है थ्रू आउट। जब तक आपके पास सॉफ्टवेयर चलता रहेगा, जब तक मेंटेनेंस होती रहेगी। सो मेंटेनेंस एस्पेक्ट जो है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल की हम बात करें, अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल की बात करें, तो फर्स्ट फेज हमारे पास क्या होगा, रिक्वायरमेंट फेज, जिसमें हम कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेंगे। वंस यू हैव टेकन ऑल द रिक्वायरमेंट, द नेक्स्ट फेज वुड बी स्पेसिफिकेशन और एनालिसिस फेज, जिसमें आप उन रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करेंगे, एनालिसिस करेंगे उन रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे कि कौन कौन से फीचर्स बनेंगे, कौन कौन से फंक्शंस होंगे, ये सारी चीजें आप डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फेज वुड बी प्लानिंग फेज। वंस यू हैव एनालिसिस ऑल द रिक्वायरमेंट्स, अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, प्लानिंग। आप प्लानिंग स्टार्ट कर दोगे कि हमने किस तरीके से काम करना है, कौन सा टास्क, कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल है, रिसोर्सेज एलोकेशन होगी, टास्क एलोकेशन होगी, टाइम, बजट, वो सारी चीजें आप प्लान करोगे। देन फिर उसके बाद आप एनालिसिस की बेसिस पे डिजाइन करोगे। डिजाइन मींस आपका टेक्निकल आर्किटेक्चर होगा कि डेटाबेस क्या होगी, डेटाबेस डिजाइन क्या होगा, क्लासेस कौन कौन सी बनेंगी, मेथड्स कौन कौन से होंगे, वो सारी चीजें डिजाइन फेज में आएंगी। वंस यू हैव डिजाइन, अब फिर उसके बाद आप यहाँ पे कोड करोगे। इम्प्लीमेंटेशन आपके पास कहाँ होगी, वंस यू हैव कंप्लीटेड द डिजाइन। जब आपके पास डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा, तभी आपके पास क्या होगा, आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करोगे। यानी कि पहले आपने क्लास डायग्राम्स बना दी, डेटाबेस डिजाइन बना दिया, डेटाबेस डिजाइन कर दिया, अब उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्चुअल कोड राइट डाउन करेंगे। वंस कोड कंप्लीट हो गया, देन आप उसको इंटीग्रेट करेंगे। मीन जो आपने इंडिविजुअल मॉड्यूल्स या इंडिविजुअल क्लासेस राइट डाउन किए हैं, उनको आप आपस में इंटीग्रेट करेंगे। अगर कोई हार्डवेयर वगैरह इन्वॉल्व हो रहा है, उस हार्डवेयर को इन्वॉल्व करके पूरा एक कंप्लीट सिस्टम, आपके पास कंक्रीट सिस्टम डिजाइन हो जाएगा। उसके बाद थ्रू आउट आप मेंटेनेंस कर रहे होंगे। मेंटेनेंस फेज क्या है, हाईएस्ट कॉस्ट अमंग ऑल दिस फेजेस। इन सब फेजेस में सबसे हाईएस्ट कॉस्ट किसकी होगी, मेंटेनेंस की, क्योंकि हम मेंटेनेंस को क्या कह रहे हैं कि मेंटेनेंस इज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी। जब तक आपका प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर चलता रहेगा, जब तक आपके पास मेंटेनेंस होती रहेगी। थ्री टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस क्या है, करेक्टिव, परफेक्टिव एंड एडॉप्टिव। करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होगी, अगर आपके पास कोई एरर आ जाता है, कोई डिफेक्ट आ जाता है, कोई बग आ जाता है, सो उसको ओवरकम करने के लिए आप मेंटेनेंस कर रहे हैं। परफेक्टिव क्या होगा कि आपके पास कोई भी चीज, लेट से आप कह रहे हैं कि इससे बेटर वे में हो सकती है, तो फिर आप उसको परफेक्ट करने के लिए अपडेट करेंगे। एंड लास्ट वन इज एडॉप्टिव मेंटेनेंस। एडॉप्टिव मेंटेनेंस आपके पास क्या होगी, लेट से कोई नई बिल्ड आई या कोई नया आपके पास वर्जन आया जो उससे बेटर कर रहा है, उससे काम हो सकता है, तो फिर आप उसको मूव कर देंगे और एडॉप्टिव मेंटेनेंस की तरफ आप मूव कर जाएंगे। तो मेंटेनेंस थ्रू आउट इज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, जो सब चलती रहेगी और जिसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 67% एफर्ट, टाइम एंड कॉस्ट आपको किसमें लग रहा है, मेंटेनेंस में। स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन एस्पेक्ट। स्पेसिफिकेशन क्या होगी, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स आर ह्यूमंस एंड ह्यूमंस कैन मेक error. The fact that so many faults are introduced early in the software life cycle highlights another important aspect of software engineering, namely techniques that yield better specifications and design. ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि स्टार्ट में ही जो बहुत ज्यादा आपके पास एरर्स और अगर फॉल्ट, ज्यादातर चांसेस रिक्वायरमेंट्स अगर प्रॉपर नहीं होंगी, तो उसी की बेसिस पे आपके पास एरर्स और प्रॉब्लम आना शुरू होंगे। तो स्टार्ट में प्रॉब्लम को आप जितना ज्यादा बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा आपको ये हेल्पफुल होगा। स्कोप ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, टीम प्रोग्रामिंग एक्सपेक्ट। जब आप टीम पे काम कर रहे हैं, तो टीम के क्या एथिक्स हैं, ठीक है, विद इन अ टीम आप किस तरीके से जो है वो काम आप विद इन अ टीम परफॉर्म कर रहे हैं। Most software being developed and maintained by a team of software engineers. Scope of software engineering must also include techniques for ensuring that teams are properly organized and
मैनेज। सो जो टीम की कैपेसिटी है कि टीम कैसे डिजाइन करना है, टीम को कैसे मैनेज करना है, दैट इज ऑल्सो आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ही डिफाइन है कि किस तरीके से आप टीम को डिजाइन कर रहे हैं, टीम की स्किल सेट्स क्या है, और जो टीम आप असाइन कर रहे हैं अदर दिस टीम जो है वो जो टीम आपने डिजाइन की है सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए वो कैपेबल भी है इस तरीके के टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्कोप के अंदर आती हैं। स्पेसिफिकेशन एंड एनालिसिस कैसे होगा, मेंटेनेंस कैसे होगी, और उसके बाद आपके पास किस तरीके से सॉफ्टवेयर डिजाइन हो रहा है, टीम किस तरीके से बन रही है, मैनेजमेंट कैसे हो रही है, मेंटेनेंस कैसे हो रही है, ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मींस प्रोजेक्ट स्टार्ट से लेकर प्रोजेक्ट एंड होने तक और थ्रू आउट उसकी मेंटेनेंस होने तक, ये सारी चीजें आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्कोप के अंदर आ रही हैं। ओके, सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्राइसिस? द लार्ज प्रोग्रामिंग, जो आपके पास लार्ज सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें ज्यादा फीचर्स हैं, जिसमें ज्यादा आप जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट जिसकी बहुत ज्यादा है, वहां पे आपके पास क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रोग्रामर्स एक साथ काम कर रहे होंगे। तो जब बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है, और सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होंगे कि जो द प्रोजेक्ट वर नॉट डिलीवर्ड ऑन टाइम, टाइम पे डिलीवर नहीं हो सका, कॉस्ट नहीं हो सकी, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं हो सकी। So software engineering के जो methods हैं were developed to overcome this problem. So जो software engineering के जो processes हैं या जो methods हैं वो हम इसलिए डिजाइन हुए ताकि ये सारी problems को हम overcome कर सकें। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है 8 मिनट्स में, 11:40 तक का है ना क्लास का टाइम, तो ये मीटिंग एंड होगी तो फिर हमें एक दफा और मीटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी 11:40 तक। समर में रिलैक्सेशन नहीं होती, वो काम जो हम 4 मंथ्स में करना होता है वो अब हमें 2 मंथ में करना है। सो नो रिलैक्सेशन। पहली क्लास से तो क्या हुआ, क्लास तो है। चलो नेक्स्ट सेशन थोड़ी देर में स्टार्ट कर लेंगे, 5-10 मिनट्स के ब्रेक के बाद, और 11:40 पे एंड कर देंगे। ओके, सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन क्या है मेरे पास, क्योंकि सॉफ्टवेयर थ्रू आउट इवॉल्व हो रहा है। इवॉल्व किस तरीके से हो रहा है, कंटिन्यूइंग चेंज एंड ग्रोथ, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, लेगेसी सिस्टम्स आर अनअवॉइडेबल। ठीक है, व्हाट वर्क्स नाउ विल बी एक्सपेक्टेड टू डू मोर टुमारो, रीडिजाइन सीम्स एक्सपेंसिव। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि रीडिजाइन ना करना पड़े हमें। रीडिजाइन मींस कि अगर आज जो मैंने टास्क परफॉर्म किया अगर उससे रिलेटेड सिमिलर टास्क मुझे कल या परसों या फ्यूचर में रिक्वायर्ड हो तो वो परफॉर्म करने के लिए मुझे स्क्रैच से सारा काम ना करना पड़े। ठीक है, आज के जो मेरे पास एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स हैं उसी को मॉडिफाई करके मैं क्या करूं, अपनी जो न्यू चेंजेस हैं, जो जो न्यू रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर सकूं। तो ये भी हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक कॉन्सेप्ट है कि मुझे हर चीज स्क्रैच से ना डिजाइन करनी पड़े। रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को हम दोबारा से रीयूज कर सकें। इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी मींस हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। चेंजेस ऑफन डोंट फिट इनटू सेमिनल सॉफ्टवेयर विजन। ठीक है, जो जो हम न्यू चेंजेस कर रहे हैं उनको किस तरीके से हम मॉडिफाई करें अपने एग्जिस्टिंग कंपोनेंट में।
तो जब नई चीजें ऐड होती चली जाएंगी तो उसकी बेसिस पे भी हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेगेसी सिस्टम्स आर अनअवॉइडेबल, जो प्रीवियस सिस्टम जो बहुत पास्ट ईयर से चलते आ रहे हैं वो अनअवॉइडेबल है, हम उनको डायरेक्ट डिस्कार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास बहुत सारी मीनिंगफुल डेटा है जिसको हम थ्रू आउट स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कार्ड नहीं कर सकते। ओल्ड लैंग्वेजेस आर स्टिल वेरी मच इन यूज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं वो स्टिल यूज हो रही हैं। अब हमें क्या करना है, उनको अपने न्यू इंटरफेस से इंटीग्रेट करवाना है। ओके 11:10 हो रहे हैं। आफ्टर 5 मिनट्स फिर इसी मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करते हैं, फिर 11:40 जो क्लास टाइमिंग है उस पे एंड कर देंगे, ठीक है।